हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की डिजिटल क्लास के अंदर, आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। बच्चों, हम लोग चर्चा कर रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेकंड के अंदर। तो हमने कहा था कि जो ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, मतलब आरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण आप कह सकते हो एक पद में नहीं होता है। ये कोई हलवा नहीं है। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण एक पद में नहीं होता, बल्कि अनेकों पद में होता है। और इन अनेकों पदों की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बात कर रहे थे कि साहब, जो ट्रांसलेशन है, जो आरएनए का निर्माण है, वो इस प्रकार से निम्न पदों में होता है। हमने कहा था कि जो ट्रांसलेशन है, यह ट्रांसलेशन मैनी स्टेप्स में होता है। ट्रांसलेशन जो है वो मैनी स्टेप्स में होता है, वो अनेकों पदों में संपन्न होता है। अगर आप कंडीशन यहां पे देखें तो हम कह सकते हैं कि साहब, यहां पर पहला जो पद है वो बच्चों था अमीनो अम्लों का आवेशीकरण, अर्थात अमीनो अम्ल जो है उसका सक्रिय होना। तो बच्चों, पहला पद यहां पर था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। पहला पद क्या था? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। हमने कहा था कि जो अमीनो एसिड होते हैं बच्चों, वो अमीनो एसिड एटीपी के साथ में जुड़ जाते हैं तथा ये अमीनो अम्ल एटीपी के साथ में जुड़ के सक्रिय हो जाते हैं। कछु ऐसे से बच्चों हमने बात की थी। दूसरा पद यहां पर था कि साहब, वो जो अमीनो अम्ल चार्ज हो गए हैं, वो जो अमीनो अम्ल जो कि एक्टिव हो गए हैं एटीपी के साथ क्रिया करके, उनका टी आरएनए पर ट्रांसफर होना। तुमने कहा था ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड ऑन टी आरएनए। तो बच्चों, हमने क्या कहा था कि जो अमीनो एसिड है, इन अमीनो एसिड का टी आरएनए के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। ये हमने बच्चों यहां पर क्या की थी? चर्चा की थी। चलिए, अब आज हम बात करते हैं तीसरे पद के बारे में। और तीसरा जो बच्चों यहां पर पद है, वो हम कह सकते हैं नंबर 3। जो बच्चों यहां पे तीसरा पद है, उनकी बात अपन यहां पे कर लेते हैं। हाँ जी, ये बच्चों यहां पे अपना रहेगा श्रृंखला का आरंभन। कि साहब, अमीनो अम्ल जो है पहले वो सक्रिय हो गए थे, फिर वो जो अमीनो अम्ल है वो बच्चों टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर हो गए थे, वो टीआरएनए के ऊपर स्थानांतरित हो गए थे। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अब बात अपन यहां पे करते हैं नेक्स्ट नंबर 3 करके। ये है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभन, पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभन। ये बच्चों यहां पे अपनी अगली हेडिंग होगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में शुरुआत यहां से दे रखी है, न कि इन दो पदों के बारे में कोई खास जिक्र किया गया, हल्का सा जिक्र किया गया है, विशेष जिक्र यहां पे नहीं किया गया था। पॉलीपेप्टाइड चेन का आरंभन। अब देखो बच्चों, ये यहां पे किस प्रकार से कंडीशन होगा, आइए करते हैं इसके बारे में चर्चा। देखें, हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात यहां पे करते हैं प्यारे बच्चों कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभन जो है वो आरंभन कैसे होगा। आइए करते हैं चर्चा। तुम कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, या आप कह सकते हो प्रोटीन की श्रृंखला, प्रोटीन की श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, इसका आरंभन, पॉलीपेप्टाइड चेन का आरंभन जो है, इनिशिएशन जो है, यह आरंभन राइबोसोम पर होता है।
राइबोसोम पर होता है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि राइबोसोम जो है वो क्या है, राइबोसोम जो है वो बच्चों साइट है प्रोटीन के निर्माण की। तो प्रोटीन का जो निर्माण है बच्चों वो शुरू कहां पे होगा, वो बच्चों शुरू होगा आपके राइबोसोम के ऊपर। तो मैं कह सकता हूं कि पॉलीपेप्टाइड चेन का आरंभन जो है वो राइबोसोम पर होता है, राइबोसोम ही उसकी साइट होती है। हाँ जी, अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, तुम बात कर सकते हैं कि अब बच्चों यहां पे कुछ इस प्रकार से कंडीशन पाई जाती है, यहां बात कर लेते हैं अपन। राइबोसोम जो है, इस राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई होती है, दिस इज स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये बच्चों क्या है, ये है राइबोसोम की छोटी उप इकाई, ये है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम की बच्चों जो छोटी उप इकाई होती है, इस छोटी उप इकाई के अंदर एक सुरंग पाई जाती है। सुरंग जो है, ग्रूव जो होती है, वो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई के अंदर भी होती है, तथा ये जो सुरंग है वो राइबोसोम की छोटी उप इकाई के अंदर भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम की ये छोटी उप इकाई है, और इस छोटी उप इकाई के अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये बच्चों क्या है, ग्रूव है, ये सुरंग है। mRNA इस सुरंग में से इस तरीके से निकला होता है। ये जो आप यहां पर देख रहे हो इस प्रकार से, ये बच्चों यहां पे है mRNA। ये क्या है बच्चों, ये यहां पे है mRNA, दिस इज mRNA। तो साहब ये जो यहां पर है वो है mRNA, दिस इज mRNA, ठीक है। अब जो mRNA है, अब जो बच्चों यहां पर mRNA है, ये mRNA राइबोसोम की छोटी उप इकाई के साथ जुड़ जाता है। लेकिन ये mRNA इस राइबोसोम की छोटी उप इकाई के साथ में कैसे जुड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि साहब राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई होती है, राइबोसोम की छोटी उप इकाई के अंदर एक सुरंग होती है, उस सुरंग के अंदर से यूं mRNA इसमें से निकल जाता है। तो देखो बच्चों, राइबोसोम की छोटी उप इकाई जो है, राइबोसोम की छोटी उप इकाई जो है, इस छोटी उप इकाई के अंदर क्या आ गया, mRNA इस तरीके से फिट हो गया। अब यहां पर बच्चों कोडोन तो बहुत सारे होते हैं, यहां पर कोडोन तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे ये बच्चों मान लो यहां पर नाइट्रोजन क्षारों का क्रम है, अर्थात कोडोन है, ये कोडोन है। लेकिन बच्चों याद रखना, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण शुरू वहीं से होगा, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण शुरू वहीं से होगा जहां पर एमआरएनए के अंदर स्टार्ट कोडोन होगा, क्योंकि स्टार्ट कोडोन से ही प्रोटीन का निर्माण शुरू होगा। तो देखो बच्चों मैं मान लेता हूं कि साहब यहां पर है AUG, देखो बच्चों यहां पर क्या है AUG, तो राइबोसोम की छोटी उप इकाई, राइबोसोम की छोटी उप इकाई एमआरएनए में वहां जुड़ती है जहां पे एमआरएनए के अंदर स्टार्ट कोडोन होता है, जहां पर एमआरएनए के अंदर AUG हुआ करता है। बात समझ रहे हैं, ये यहां पर सीन है। लेकिन ये राइबोसोम की छोटी उप इकाई इस एमआरएनए के साथ में जुड़ती कैसे है, तो आपको पता है कि साहब जो एमआरएनए की छोटी उप इकाई है वह राइबोसोम के साथ इस प्रकार से जुड़ती है कि छोटी उप इकाई में जो सुरंग है उस सुरंग में से एमआरएनए से चला जाता है और अपने आप ही वो जुड़ जाता है। अब क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम की सांद्रता बढ़ती है, मैग्नीशियम की सांद्रता अब बढ़ती है और बच्चों ये हो जाती है 0.001 मोलर सांद्रता,
जब मैग्नीशियम की सांद्रता, जब मैग्नीशियम की सांद्रता जो होती है, जब मैग्नीशियम की सांद्रता 0.001 मोलर हो जाती है, ठीक है, सांद्रता बढ़ती है और 0.01 मोलर हो जाती है, तब अपने आप ही क्या होगा, राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई भी यहां पे आती है और राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई इससे जुड़ जाती है, कछु ऐसे से, कछु ऐसे से। यूं इस प्रकार से ये देखो बच्चों, यहां पे क्या हुआ, राइबोसोम की जो बड़ी उप-इकाई है वो यहां पे आ चुकी है, ये है यहां पे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये बच्चों यहां पे है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई है। अब राइबोसोम की दोनों उप-इकाइयां आपस में जुड़ चुकी है और राइबोसोम की दोनों उप-इकाइयों को आपस में जोड़ने वाला कौन है, ये बच्चों मैग्नीशियम होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जब मैग्नीशियम की सांद्रता, जब मैग्नीशियम की सांद्रता 0.001 मोलर हो जाए, 0.001 मोलर हो जाए, तो इस सांद्रता के ऊपर राइबोसोम की दोनों उप-इकाइयां जुड़ जाती है। अब बच्चों क्या होगा, अब इसके बाद में ये होगा कि राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई जो है वो जुड़ गई। अब बच्चों यहां पे दो साइट पाई जाती है, ऐसे से, ये यहां पर क्या है, ये बच्चों राइबोसोम की यहां पर दो साइट है, कछु इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है प्यारे बच्चों, ये दो साइट है, लाल मेरे ख्याल से ज्यादा दिख नहीं रहा। तो बच्चों एक तो यहां पर होती है पी साइट और एक यहां पर होती है ए साइट। अगर मानना चाहो तो यहां पर होती है ई साइट, एग्जिट साइट, बट एनसीईआरटी में उसका उल्लेख नहीं है, तो एनसीईआरटी से ज्यादा ही बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अर्थात बच्चों यहां पर ये दो साइट है, एक तो है पी साइट और एक बच्चों यहां पर क्या है, ए साइट, जो कि आपके सामने है प्यारे बच्चों। ओके, अब इसके बाद में क्या होगा, अब बच्चों इसके बाद में ये होगा कि एमआरएनए आ चुका है, राइबोसोम आ चुका है। अब राइबोसोम एमआरएनए पर कहां आएगा, एमआरएनए में जो स्टार्ट कोडोन है एयूजी, ये जो बच्चों यहां पर एयूजी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। एमआरएनए पर ये जो स्टार्ट कोडोन एयूजी होता है, यहीं से बच्चों प्रोटीन का निर्माण शुरू होगा, यहां बच्चों राइबोसोम जुड़ता है, राइबोसोम की दोनों उप-इकाई जो है वो बच्चों यहां पे आ चुकी है। अब बच्चों यहां पे क्या होगा कि इनिशिएशन, आरंभन जो वो चालू होगा। तो हम यहां पे एक बात कहना चाहेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है, यह प्रोटीन सिंथेसिस का आरंभन, प्रोटीन सिंथेसिस का आरंभन जो है वो इनिशिएशन फैक्टर, वो इनिशिएशन फैक्टर बोले तो आरंभन कारक, आरंभन कारक, इनिशिएशन फैक्टर आरंभन कारक द्वारा होता है, द्वारा होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो शुरुआत है वो बच्चों आरंभन कारक के द्वारा होती है, बात समझ रहे हो, ये यहां पर सीन है। आगे हम बच्चों यहां पे कंडीशन कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि अगर आप ये देखो कि साहब कौन से ऐसे कारक है जो प्रोटीन संश्लेषण के आरंभन को शुरू करते हैं, तो बच्चों हम यहां पे कह सकते हैं कि आरंभन की जो क्रिया है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर 3 कारकों के द्वारा जो है वो चालू की जाती है। दोनों बच्चों यहां पे कंडीशन है, प्रोकैरियोटिक में अलग कारक होते हैं,
यूकैरियोटिक के अंदर अलग कारक होते हैं। समझ रहे बात को, यहाँ पर सीन है। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण का आरंभन इनिशिएशन फैक्टर के द्वारा होता है। एंड ये जो बच्चों यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर है, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करो तो प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, तथा अगर यूकैरियोट्स की बात करो तो यूकैरियोट्स में 10 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यह है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आरंभन जो राइबोसोम पर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का आरंभन इनिशिएशन फैक्टर से होगा। प्रोकैरियोटिक में 3 है और यूकैरियोटिक में 10 हुआ करते हैं। प्रोकैरियोटिक में 3 कौन से हैं? ये बच्चों यहां पे है इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। ये 3 बच्चों यहां पे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। अगर यूकैरियोट्स की आप बात करो तो यहां पे होते हैं 10 कौन से हैं? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर बच्चों EIF, F बच्चों यहां पे बड़ा लेते हैं, जनरली छोटा नहीं लेते हैं। E मतलब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4C, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4D, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। ठीक है। फिर बच्चों यहां पे आता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बच्चों यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर है जो यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन के निर्माण को शुरू करते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 3 ही इनिशिएशन फैक्टर है जो प्रोटीन के निर्माण को चालू करते हैं, उनको शुरू करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सीन है। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब यहां पर कुछ यूं होगा जैसे ये मान लो बच्चों यहाँ पे mRNA है, सपोज ये mRNA है, मैं बच्चों इसी को यहां बना रहा हूं, और मान लो बच्चों इस mRNA के अंदर कोडोन तो बहुत सारे हैं, कोडोन तो बच्चों यहां पर बहुत सारे हैं। मान लो यहां पर ये आ गया AUG, ये बच्चों यहां पे स्टार्ट कोडोन है। तो mRNA जो होता है इस mRNA के अंदर, इस mRNA के अंदर जहां पर स्टार्ट कोडोन होगा, जहां पर AUG होगा बच्चों, वहीं से शुरू होगा प्रोटीन के निर्माण की क्रिया। अब क्या होगा, ये जो AUG है, अगर AUG है तो बच्चों वो क्या करेगा, प्रोटीन के निर्माण को शुरू करेगा। लेकिन आप यहां पे कह सकते हो कि अपवाद स्वरूप कुछ जीवों में, बहुत कम जीव है न के बराबर, कुछ जीवों में GUG द्वारा इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन TION होता है। और बच्चों अगर GUG से इनिशिएशन होगा तो GUG बच्चों किसको कोड करेगा, मेथिओनिन को कोड करेगा। वैसे तो GUG करता है वेलिन को, लेकिन अगर ये GUG स्टार्ट कोडोन के रूप में काम करेगा तो कोड तो मेथिओनिन को ही करेगा। बाकी बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अधिकांशतः बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टार्ट कोडोन के रूप में AUG होता है ना। अब क्या होगा बच्चों, tRNA आएगा, ये आ गया tRNA, ये कौन आ गया, tRNA। इस प्रकार से ये tRNA जो होगा इस tRNA के अंदर ये बच्चों यहां पे होती है एंटीकोडोन साइट, बताई थी मैंने आपको। एंटीकोडोन साइट क्या करती है, एंटीकोडोन साइट कोडोन को रीड करती है। तो AUG को वो tRNA रीड करेगा जिसकी एंटीकोडोन साइट पर UAC होगा। भाई वो tRNA जिसकी एंटीकोडोन साइट पर UAC
सी होगा वो उस कोडोन को रीड कर लेगा, उस कोडोन को पहचान लेगा जहां पर एयूजी होगा। तो देखो बच्चों ये यहां पर एयूजी है, इसको रीड कर लिया। और देखो बच्चों अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अब यहां पर ये हुआ कि ये जो एंटीकोडोन साइट पर यूएसी है वो क्या करेंगे, वो अब इस एयूजी के साथ में अस्थायी रूप से बनाते हैं हाइड्रोजन बंध। ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये क्या है, ये बच्चों यहां पे बन चुके हैं अस्थायी रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बच्चों अस्थायी क्यों है, ये अस्थायी इसलिए है क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं तो टीआरएनए समझ जाएगा कि हाइड्रोजन बंध बन गया, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सामने एयूजी ही है। और अब ये जो बच्चों टीआरएनए है ये वापस इन हाइड्रोजन बंध को तोड़ लेगा। बच्चों वापस क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे और अब टीआरएनए जाएगा वहां पर जहां पर कोशिका द्रव्य में मेथियोनिन होगा और उस मेथियोनिन को अपनी एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट पर रखे यहां पे लाएगा। बच्चों बात की भावना को समझो, टीआरएनए सबसे पहले एमआरएनए के ऊपर, टीआरएनए सबसे पहले एमआरएनए के ऊपर जो बच्चों यहां पर आप कह सकते हो टीआरएनए सबसे पहले एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन है उस कोडोन को रीड करना चाहता है, उस कोडोन को रीड करना चाहता है। तो ये टीआरएनए अपने एंटीकोडोन का इस कोडोन के साथ में अस्थायी रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इनको आपस में जुड़ाता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन जाते हैं इसका मतलब 100% सामने एयूजी है, 100% सामने एंटीकोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री, एंटीकोडोन का पूरक कोडोन सामने है। अब ये टीआरएनए का नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ये टीआरएनए पहचान लेता है कि साहब यहाँ पे एयूजी लिखा है, तो अब वो टीआरएनए बच्चों क्या करता है, कोशिका द्रव्य में जहां पर भी मेथियोनिन होगा उसको अपने ऊपर बिठाकर उसको अपने ऊपर एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट के ऊपर लेकर बच्चों आता है, वापस यहां पर आता है। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं अब आ गया है टीआरएनए, ये बच्चों आ गया टीआरएनए। इसको थोड़ा सा मैं लाल कलर से बना देता हूं, रेड कलर से। हाँ तो देखो बच्चों अब यहां पर क्या हुआ, ये जो टीआरएनए होता है वो अपनी एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट के द्वारा अमीनो अम्ल को पकड़कर ले आता है, कहां पर, इस स्थान पर। सबसे पहले बच्चों यहां पर क्या होगा, सबसे पहले जो अमीनो अम्ल है वो टीआरएनए के साथ आएगा और इस पी साइट के ऊपर आता है। ये जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो ये यहां पे है इस प्रकार से टीआरएनए, एंड ये टीआरएनए इस प्रकार से जो है आप देख सकते हो लेके आ गया है एमिनो एसिड को। ये बच्चों यहां पर पहला एमिनो एसिड है, तो टीआरएनए इस पहले अमीनो अम्ल को, टीआरएनए इस पहले अमीनो अम्ल को लेकर आता है और कहां लेके आता है, टीआरएनए पहले अमीनो अम्ल को हमेशा राइबोसोम की पी साइट पर लेके आता है। कहां लेके आएगा बच्चों, पी साइट पर लेकर आएगा, है ना। अब देखो आगे क्या होगा, अब ये होगा कि यह अमीनो अम्ल तो आ चुका है पी साइट पर, कौन लेके आया, टीआरएनए। पहले टीआरएनए ने क्या किया, इस कोडोन को पढ़ा, फिर इसका कोडोन अगर इसके एंटीकोडोन के साथ मैच हो गया ये अस्थायी रूप से हाइड्रोजन बंध बनाता है। इसके लिए इनिशिएशन फैक्टर 2 जिम्मेदार है। इनिशिएशन फैक्टर 2 की सहायता से क्या होता है, यहाँ पर जो टीआरएनए है इसका बच्चों एंटीकोडोन इस एमआरएनए के कोडोन के साथ अस्थायी रूप से हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे टीआरएनए समझ जाता है कि सामने वही कोडोन है जो कि मेथियोनिन को कोड करता है। फिर ये टीआरएनए कोशिका द्रव्य में से मेथियोनिन लेके आता है और सीधा कहां पे आता है, राइबोसोम की बड़ी उपिकाई के पी साइट पर आता है। समझ रहे बात को। अब आगे क्या होगा उसके लिए बच्चों हम यहाँ पे डायग्राम दूसरा बनाएंगे, इस डायग्राम में पार पड़ेगी नहीं। देखें हाँ जी आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए ये यहां पे है mRNA, ये क्या है बच्चों, mRNA। और मान लीजिए बच्चों ये यहां पर है AUG, स्टार्ट कोडोन है। एंड ये बच्चों यहां पे है राइबोसोम की छोटी उपिकाई। एंड ये बच्चों यहां पे है राइबोसोम की बड़ी उपिकाई। ठीक है, ये बच्चों यहां पर पी साइट है और ये बच्चों यहां पर है ए साइट। एंड इस पी साइट के ऊपर आ चुका है टीआरएनए सबसे पहले, और यह टीआरएनए अपने ऊपर लेके आता है एक अमीनो अम्ल को। ये बच्चों यहां पर है अमीनो अम्ल, एयूजी है तो बच्चों यहां पे क्या आएगा, मेथिओनिन आएगा। तो साहब ये यहां पे आ गया मेथिओनिन अमीनो अम्ल, ये सबसे पहले आता है, इसको बोल देता हूं मैं 1 नंबर। अर्थात पहला अमीनो अम्ल जो है फर्स्ट, ये पहला अमीनो अम्ल टीआरएनए लेके आता है। टीआरएनए पहला अमीनो अम्ल लेके आता है और राइबोसोम की जो पी साइट है बच्चों यहां पे लेके आता है। समझ रहे बात को, ये यहां पर सीन है। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब बच्चों यहां पर एक सीन होगा। सीन बच्चों ये होगा कि एंटीकोडोन जो बच्चों यहां पर यूएसी था, ये यूएसी एमआरएनए के आरंभिक कोडोन के साथ में अस्थिर रूप से हाइड्रोजन बंध बनाता है। फिर कोडोन और एंटीकोडोन अभिक्रिया में इनिशिएशन फैक्टर 2 की आवश्यकता होती है और इसमें जीटीपी जो है वो बच्चों ऊर्जा प्रदान करता है। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि अभी मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले टीआरएनए जो है, इस टीआरएनए का जो एंटीकोडोन साइट है, ये एंटीकोडोन साइट इस कोडोन साइट के साथ में अस्थायी रूप से हाइड्रोजन बंध बनाता है। और बच्चों अस्थायी रूप से तथा अस्थायी रूप से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अस्थायी रूप से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बच्चों, इसके लिए इनिशिएशन फैक्टर कौन सा, 2 आवश्यक है। और एनर्जी जो है वो बच्चों यहाँ पे जीटीपी के रूप में लगते हैं, एनर्जी जो है यहाँ पर जीटीपी के रूप में लगती है। ये यहाँ पर सीन है। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ये टीआरएनए पहले अमीनो अम्ल को लेकर आ जाता है, कहां पर, राइबोसोम की बड़ी उपिकाई के ऊपर, तथा राइबोसोम की बड़ी उपिकाई जो है बच्चों वहां पर जो पी साइट है वहां पर लेके आ गया ये किसको, ये अमीनो अम्ल को लेकर आ गया। समझ रहे बात को। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, सबसे पहले जो यहां पर पहला अमीनो अम्ल आता है बच्चों, यह पहला अमीनो अम्ल जो है, इस पहले अमीनो अम्ल के लिए फॉर्मुलेशन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि पहला अमीनो अम्ल जो होता है, हम बच्चों यहां पे आप कह सकते हो इसका फॉर्मुलेशन करते हैं। आप साथ बात को बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट एमिनो एसिड। बच्चों पहला अमीनो अम्ल जो है उसका क्या होगा, उसका बच्चों फॉर्मुलेशन होता है। फिर अपन यहां पे बात कह सकते हैं कि फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है। फॉर्मुलेशन का मतलब यह है कि हमें पहले अमीनो अम्ल के साथ में जो फॉर्मिल समूह है वो बच्चों जोड़ना है। फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एमिनो एसिड के साथ में फॉर्मिल समूह जोड़ना है। फॉर्मिल समूह जोड़ना है क्यों, ताकि बच्चों ये अकेला अमीनो अम्ल जो है वो स्थायी हो जाए, ये स्थायी हो जाए। ठीक है बच्चों, ये यहां पे कंडीशन है। तुम कह सकते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट अमीनो एसिड के साथ में फॉर्मिल समूह को जोड़ना है। और बच्चों इसके लिए जो एंजाइम काम आता है, इसके लिए जो बच्चों यहाँ पे एंजाइम काम आता है उसका नाम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मुलेज। ये बच्चों यहाँ पर एंजाइम, इसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मुलेज। तो साहब ट्रांसफॉर्मुलेज,
ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के द्वारा पहले अमीनो अम्ल के साथ में जो बच्चों फॉर्मिल समूह है वो अपन यहाँ पे जोड़ देते हैं। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पर क्या है, कंडीशन है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास में जो पहला अमीनो अम्ल है, वो पहला अमीनो अम्ल क्या हो गया, वो बच्चों मेथियोनिन हो गया, और हमने इसके ऊपर क्या जोड़ दिया, फॉर्मेलिन जोड़ दिया। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। आगे देखो, अब आप यहां पर कह चुके हो कि पहला अमीनो अम्ल आ चुका है, पहला अमीनो अम्ल आ चुका है। अब इसके बाद में बच्चों यहां पर यह होगा कि दूसरा अमीनो अम्ल और आएगा, और दूसरा अमीनो अम्ल जो है अब बच्चों वो आता है इस ए साइट के ऊपर। दूसरा अमीनो अम्ल कहां पे आता है, ए साइट के ऊपर आता है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, ए साइट पर जो अमीनो अम्ल आएगा उसको हम पढ़ेंगे कि साहब यहां पर एक अमीनो अम्ल तो आ चुका है, अब बच्चों यहां पर 1 बाय 1 और भी अमीनो अम्ल आते रहेंगे और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण होता रहेगा। तो सेकंड बच्चों अपना यहां पर जो होगा वो होगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। तो हम उसको पढ़ेंगे अगले स्टेप में। तो नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा अपना नंबर 4, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, नोट्स में पढ़ा रहा हूं आपको, आराम से पढ़ो, और बच्चों जो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो आप कॉपी के अंदर पॉइंट्स के रूप में नोट भी करते रहे। बात समझ रहे? उससे आपके पास में ज्यादा समझने का तरीका प्राप्त होगा। और जो बच्चों एनसीईआरटी है वो भी साथ रखे। एनसीईआरटी की बच्चों हर लाइन आपको यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए, आपको यहाँ समझते हुए करनी है। ठीक है, हालांकि जो बच्चों अंडरलाइन है, जो एनसीईआरटी है, उसका बच्चों पूरा मैटर हम आपको यहाँ पे नोट्स में भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अलग से एनसीईआरटी जरूर पढ़े, क्योंकि बच्चों अधिकांशतः आप देख सकते हो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। बायो के 90 क्वेश्चन में से 88, 89 या 90 क्वेश्चन भी हो सकते हैं एनसीईआरटी से आ जाए। बाकी लगभग आप मानो कि 90 क्वेश्चन में से 87, 88 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के आते ही आते हैं, लाइन टू लाइन आती है। और इस बार जो पेपर हुआ था नीट 2020 का बच्चों, उसमें तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, या मैं यूं कहूं कि एनसीईआरटी की लाइनें थी। तो आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप जो यहाँ पे हजारों लाइन पढ़ रहे हो, इन्हीं में से बच्चों कोई ऐसी लाइन है जो आपके एग्जाम में आने वाली है, तो हर लाइन को तरीके से पढ़ो। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर आप यहां दे सकते हो 4। ये बच्चों यहां पर है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन का दीर्घीकरण, पॉलीपेप्टाइड चेन का दीर्घीकरण, इलोंगिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। हाँ जी, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं इस बात को कि बच्चों पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन का जो इलोंगिनेशन है वो बच्चों यहाँ पे किस तरीके से होगा। सही मायने में ये बच्चों यहाँ पे सबसे लंबा पद है, क्योंकि ये काफी लंबे टाइम तक बच्चों यहाँ पे चलता है। समझ रहे बात को? ये यहाँ पर सीन है। चलिए बच्चों बात अपनी शुरू करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगिनेशन। ओके, देखें पॉलीपेप्टाइड चेन जो बच्चों यहां पर है, उसमें सबसे पहले हम यहां पर इसे देखेंगे। देखें ये प्यारे बच्चों कौन है, एमआरएनए। ये एमआरएनए, ठीक है। एंड मान लीजिए आप ये छोटी उपिकाई और ये बच्चों यहां पर क्या है, बड़ी उपिकाई। और मान लो बच्चों ये यहां पे था स्टार्ट कोडोन एयूजी, ठीक है। इसके बाद में ये बच्चों यहां पर साइट है, ये है ए साइट, सॉरी ये बच्चों यहां पर है पी साइट, और ये यहां पर क्या है, ए साइट। सबसे पहले जो टीआरएनए यहां पे होगा, हम कह सकते हैं कि यह जो टीआरएनए है, यह टीआरएनए लेके आया था अमीनो अम्ल,
पहला अमीनो अम्ल, उसका बच्चों नाम क्या था? मेथियोनिन। ये हम पढ़ चुके हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के आरंभन के अंदर। अब बच्चों क्या होगा, अब यहां पर ये होगा कि इसके आगे जो कोडोन है, ये बच्चों चाहे यहां पर CUC हो, मतलब कोई सा भी हो, इसके आगे का जो कोडोन है उसको पढ़ने के लिए बच्चों यहां पर फिर से कोई टीआरएनए आएगा। जैसे बच्चों मान लेता हूं मैं कि साहब आगे का जो कोडोन है वो बच्चों यहाँ पे है GUC। सपोज ये बच्चों यहाँ पे अगला कोडोन है GUC। तो अब इस GUC को पढ़ने के लिए क्या आएगा? टीआरएनए आएगा। और इस GUC को पढ़ने के लिए बच्चों वो टीआरएनए आएगा जिसकी एंटीकोडोन साइट क्या हो? G के सामने CAG। ये जो टीआरएनए है वो आता है अगले कोडोन को पढ़ने के लिए, अर्थात प्रथम कोडोन को पढ़ने के पश्चात द्वितीय कोडोन को पढ़ने के लिए, अगले कोडोन को पढ़ने के लिए कोई दूसरा टीआरएनए आता है। और वही टीआरएनए उसी प्रकार से क्या करता है, वो टीआरएनए के जो एंटी कोडोन है वो इन कोडोन के साथ में अस्थायी रूप से हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, तथा उसके पश्चात जब ये हाइड्रोजन बंध इनके बीच बन जाते हैं, C और G के बीच में, A और U के बीच में, G और C के बीच में, तो हाइड्रोजन बंध बनने के पश्चात यह टीआरएनए समझ जाता है कि साहब यह जो कोडोन है वो GUC है। अब ये GUC कोडोन जिस अमीनो अम्ल को कोड करता है, यह जो बच्चों यहाँ पे कोडोन है वो जिस अमीनो अम्ल को दर्शाता है, वो बच्चों क्या करता है, उस अमीनो अम्ल को अपने ऊपर यहाँ पर पकड़ के ले आता है। और अब जो टीआरएनए होगा ये इस नए अमीनो अम्ल 2 नंबर मान लेता हूं, इस अमीनो अम्ल को लेके आता है A साइट के ऊपर। बच्चों कहां लेके आता है? A साइट के ऊपर लेके आता है, इस प्रकार से। ये टीआरएनए एंड ये बच्चों यहां पे है दूसरा अमीनो एसिड। ये बच्चों यहां पे आ चुका है दूसरा अमीनो एसिड। ठीक है बच्चों, ये यहां पे पहला अमीनो एसिड था जिसके ऊपर फॉर्मिल समूह था, ये हो गया फॉर्मुलेटेड अमीनो अम्ल। तो देखो बच्चों, बताओ प्रोटीन के निर्माण के समय पहला अमीनो अम्ल राइबोसोम की किस साइट पे आता है? तो पहला अमीनो अम्ल जो है वो P साइट पे आता है, और जो दूसरा अमीनो अम्ल है वो आता है A साइट के ऊपर। ये दोनों अमीनो अम्ल जो होते हैं, ये दोनों जो बच्चों यहाँ पे अमीनो अम्ल है, आप कह सकते हो कि यह दोनों अमीनो अम्ल आवेशित होते हैं। यह दोनों अमीनो अम्ल जो है वो बच्चों आवेशित होते हैं। इनके पास में क्या होती है? ऊर्जा होती है। समझ रहे बात को? इनके पास में ऊर्जा होती है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो नया अमीनो अम्ल आया है, ये नया अमीनो अम्ल जो कि नंबर 2 में यहाँ पे दे रहा हूं, ये नया अमीनो अम्ल A साइट के ऊपर आता है। और अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों अमीनो अम्लों के बीच में इस तरीके से पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है। बच्चों निर्माण किसका हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा। किस प्रकार से हुआ? ये इस प्रकार से हुआ, जैसे मान लो बच्चों ये पहला अमीनो अम्ल है COH NH2, ये यहाँ पे H है, ये यहाँ पे R है, ये है मान लो बच्चों पहला अमीनो अम्ल। अब यहाँ पे आता है दूसरा अमीनो अम्ल, ये यहाँ पे है NH2, ये COH RH, ये है दूसरा अमीनो अम्ल। तो इन दोनों अमीनो अम्लों के बीच में इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो H2O बाहर निकल जाता है, और बच्चों H2O बाहर निकलकर यहाँ पर इस प्रकार से बंध बन जाता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। इसका बच्चों नाम क्या है? इसका नाम पेप्टाइड बंध। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों अमीनो अम्लों के बीच में, दोनों अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है। अर्थात यहाँ पर दोनों टीआरएनए के ऊपर, दोनों टीआरएनए के ऊपर अलग अलग अमीनो अम्ल आ जाते हैं, और ये जो अमीनो अम्ल है इनके बीच में पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कैसे होगा? पहले अमीनो अम्ल का तो OH समूह होगा, और दूसरे अमीनो अम्लों के जो पहले अमीनो अम्ल के COH का OH समूह, दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 का एक हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं, H2O का निर्माण हो जाता है, तथा उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। अब इसके बाद में क्या होगा? अब बच्चों इसके बाद में
कुछ इस प्रकार से होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ये बच्चों कैसे बनेगा, इधर तो क्या आ गया CO, इधर क्या आ गया NH, तो पेप्टाइड बॉन्ड को हम ऐसे शो करते हैं CONH। ये लो, ये बच्चों यहां पर क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। समझ रहे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंडीशन कह सकते हैं, कंडीशन देख सकते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का एलोंगेशन कैसे होगा, इसकी थ्योरी क्या बनेगी, मैं बोल देता हूं, आप लिख देना कि प्रथम अमीनो अम्ल tRNA के साथ में राइबोसोम की बड़ी उपिकाई की P साइट पे आता है। अब tRNA अगले कोडोन को अपनी एंटीकोडोन साइट के द्वारा पढ़ता है तथा यह tRNA mRNA के कोडोन को पहचान कर उसका उचित अमीनो अम्ल अपने ऊपर धारण करके लाता है, अपनी एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट पर धारण करके लाता है तथा अब उस अमीनो अम्ल को यहां जोड़ देगा। अर्थात अब ये tRNA जो है वो नया अमीनो अम्ल A साइट पर लेके आता है। P साइट पर पहले से अमीनो अम्ल था और A साइट पर आ गया है नया अमीनो अम्ल। अब उनके बीच में पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण के लिए पहले अमीनो अम्ल का COH और दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 उपयोग में आता है। COH OH का दान करता है, NH2 H का दान करता है तथा यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा जो है CONH। ये बच्चों यहाँ पे है अपना एलोंगिनेशन। अब सुनना बड़े ध्यान से, आगे बच्चों यहाँ पे कंडीशन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। अब बच्चों यहां पर ये होगा, ओके, अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, दोनों अमीनो अम्लों के बीच क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। जब दोनों अमीनो अम्लों के बीच में, जब दोनों एमिनो एसिड्स के बीच में, दोनों एमिनो एसिड्स के मध्य में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, तब P साइट पर उपस्थित tRNA, देखो बच्चों P साइट पर ये जो tRNA है अब ये इस अमीनो अम्ल को छोड़ देता है। tRNA एमिनो एसिड को छोड़कर चला जाता है, चला जाता है। तो अब देखो बच्चों यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर कुछ ऐसी सी कंडीशन बन गई कि साहब ये यहां पे क्या है, mRNA, ये कौन है, राइबोसोम की छोटी पिकाई, ये बड़ी पिकाई, ये P साइट, ये A साइट, ये देखो बच्चों यहाँ पे अमीनो अम्ल है, ये बच्चों यहाँ पे अमीनो अम्ल है, पर ये किससे जुड़ा हुआ है, ये tRNA के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन बन गई ऐसे से। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे tRNA जो है ना वो जुड़ गया दो अमीनो अम्लों से, भी पहले ये उससे जुड़ा हुआ था पर अब भी ये इसके पाती आ गया। तो हम कह सकते हैं अब यहां A साइट का tRNA, A साइट का tRNA, अब यहां A साइट का tRNA डाइपेप्टाइडल, पेप्टाइडल मतलब दो एमिनो एसिड जो एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। अब यह tRNA डाइपेप्टाइडल लिंकेज बनाता है, लिंकेज बनाता है। बच्चों देखो बनाता तो क्या है, बस एक कंडीशन बन जाती है कि साहब tRNA यहां पर एक ही है और उसके ऊपर एक के बाद में एक, अर्थात यहां पे दो अमीनो अम्ल जुड़े हुए हैं। ये बच्चों यहां पे कंडीशन है इसकी। चलिए ये बच्चों यहां पे हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन निर्माण का दीर्घीकरण। चलिए बाकी बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।